सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं नेहा तिवारी आ गई हूँ आज आपके सामने अपना एक और पॉडकास्ट का वीडियो लेकर। आज का वीडियो है हमारा जानी मानी लखनऊ की एस्थेटिक एक्सपर्ट, कई सालों से इसी लाइन में है, डॉक्टर सुरभि शुक्ला। तो सुरभि, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे लोगों को। जैसा कि नेहा जी ने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया कि मेरा जो अभी करंट प्रैक्टिस है वो एस्थेटिक्स में है। और मैं ज़्यादातर बिलीव करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन सही आप तक पहुँचे, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करें। तो उसी चीज़ पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कुछ मिथ्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो नेहा मुझसे अक्सर पूछती रहती हैं रिलेटेड टू वुमेन। तो आज हम उनको एड्रेस करेंगे कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और राइट प्लेस पे जाना कब है, और क्या ट्रीटमेंट उनको वाकई कराना चाहिए और क्या नहीं कराना चाहिए। सुरभि, जैसा कि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, एक जो काफी टाइम से चल रहा है हाइड्रा फेशियल, तो एस्थेटिक क्लिनिक में तो हो ही रहा है। आपने देखा होगा, सुना होगा, सलोन्स में छोटे छोटे पार्लर जो गली कूचे में खोल रखे हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये किस हद तक वर्क करता है, किस स्किन पे करता है, और मिथ इसके क्या क्या है? ओके, हाइड्रा फेशियल अपने आप में एक नया एडिशन जब भी आया था तो बड़ा बूम आया था। पहले एस्थेटिक्स में आया, कॉस्मेटोलॉजी में आया, डर्मैट्स भी रखते हैं। उसके अलावा ये सलोन में भी आता है। इतने समय में पिछले 4-5 साल से जो मैं देख रही हूँ, मुझे आज तक कोई ऐसा ब्यूटीफुल रिजल्ट नहीं मिला। 2-3 डिवाइसेस पे वर्क कर चुकी हूँ, बिल्कुल हाई एंड मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस पे भी, और लो क्वालिटी सलोन ग्रेड डिवाइस पे भी वर्क कर चुकी हूँ। देयर इज नो ड्रामेटिक इफेक्ट। इट्स ऑल अबाउट सॉल्यूशन जो हम लगा रहे हैं, जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, उसमें क्या हम इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट है। पर हम क्या डिवाइस यूज कर रहे हैं, किस किस प्रेशर की यूज कर रहे हैं, किस ब्रांड की यूज कर, आज तक मुझको उसका रिजल्ट नहीं मिला। हाइड्रा के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। एंड आई थिंक कि हाँ, सलोन में हो रहा है, ठीक हो रहा है, वो वही मैं वही होना चाहिए। मैं भी अगेंस्ट इट हूँ, और हैज नो सलोन रिजल्ट। में मुझे जितना लगता है, सुरभि, देखा जाए तो कोई इफेक्ट आ भी नहीं रहा है, हाँ, कुछ भी नहीं है दो उसमें। तीन दिन आपको बहुत पैम्पर्ड फील होगा, दैट्स इट। वही फेशियल का दो इफेक्ट है, तीन वही दिन भी नहीं, मसाज का है। मैंने करवाया है एक आध बार, ऐसा नहीं है, करवाया है, कोई फील नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। थ्योरेटिकली अगर जाओगे कि इसका पर्पस क्या था, हम्म। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सीरियस नोट पे साइंस है इसमें कि एक्सफोलिएट करेंगे, पोर्स को पहले ओपन करेंगे, फिर उसके बाद डेड स्किन रिमूव कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम सीरम इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो देयर आर सेवरल स्टेप्स, एंड अगर वो हम रिचुअली वैसा स्टेप सच में दे रहे हैं अचीव तो कर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स ओवर द टाइम आफ्टर सेवरल सिटिंग, सेवरल प्रोसीजर्स। बट नॉट हाइड्रा अलोन डू एनीथिंग, इट जस्ट हाइड्रेट्स। तो आप अगर एक प्रॉपर केयर फॉलो अप घर पे भी करते हो, 1-2 सिटिंग आप क्लिनिकली कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेते हो, एंड देन प्रॉपर मॉइस्चराइज करके अपनी स्किन रखते हो, यू विल गेट दैट सेम इफेक्ट व्हिच यू गेट आउट लाइक इन सलोन्स आफ्टर हाइड्रा फेशियल। सुरभि, इसी के साथ हम बात करना चाहेंगे वजाइना टाइटनिंग वाइटनिंग के बारे में, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं लोगों में जानकारी कम है। जा तो रहे एस्थेटिक के डिपार्टमेंट में, बट मुझे लगता है कि क्या ये आप लोगों के लिए है टाइटनिंग वाला सिस्टम जो आप लोग कर सको, ऐसा कुछ है आपके पास में या नहीं है? नहीं करना चाहिए विदाउट गायनी के कंसर्न के, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? टाइटनिंग वाइटनिंग दोनों का कंसर्न है हमारा। एज पर एथिक्स, कोई भी स्पेशलिटी में जब हम जाते हैं तो हम एक अपनी बाउंड्री सेट करके रखते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है। तो डेफिनेटली अगर हम डाउन द पेल्विस बात कर रहे हैं और इंटीमेट एरियाज की बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली गायनेकोलॉजिकल विंग है। बट एस्थेटिक्स में अगर सर्जन कर रहा है, फिजिशियन कर रहा है, डर्मैट कर रहा है, गायनी कर रहे हैं, तो हाँ, एक वेल ट्रेन्ड कॉस्मेटिक फील्ड में जो काम करते हैं, गायनी में भी एक कॉस्मेटिक फील्ड है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो लाइटनिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए, सारी चीजें। लेकिन अगर आप सोचो सिर्फ एक एस्थेटिक सेंटर खुला हुआ है और वो ये कमिट कर रहे हैं या कोट कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, और सिर्फ कुछ पील्स के थ्रू या कुछ ट्रीटमेंट्स के थ्रू, कुछ और प्रोसीजर्स के थ्रू वो उस चीज को कह रहे हैं, तो जस्ट ऑलवेज गो फॉर अ गायनी फर्स्ट, सी फॉर इट कि क्या ये आपके केस में एडवाइजेबल है, स्पेशली फॉर टाइटनिंग आई एम टॉकिंग। कई बार टाइटनिंग के लिए हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है, एंड देन वी नीड गायनिकोलॉजिकल।
expert with us. Then तो we need a मैं surgeon for. सुरभि जी नाम नहीं लेना चाहूंगी, लखनऊ के कई ऐसे एस्थेटिक सेंटर हैं जो कर रहे हैं, मेरे नॉलेज में लोग गए हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिला है, पैसा उनसे लिया गया, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया। और नए नए हैं जो एस्थेटिक में भी साल 2 साल से आए हुए हैं, खोल के बैठे हैं, नॉलेज नहीं है, बुलाए ले रहे हैं, पैसा ले ले रहे, कर दे रहे हैं, तो ये मुझे लगता है गलत है फिर तब तो। मेरे ख्याल से अवेयरनेस की बात है। जैसे जब डिवाइसेस पहले आई तो उसमें कुछ डिफरेंट प्रोब्स आए। प्रोब्स मतलब वो जिससे हम काम करते हैं। तो उसमें एक आपने डिवाइस खरीदी, उसमें एक एडिशनल उन्होंने कहा वेजाइनल प्रोब भी दे रहे हैं, आपने ले लिया। अब जब ले लिया तो आप करना चाहोगे, करना चाहने के लिए आपने 2-3 हैंड्स ऑन सर्टिफिकेट कोर्सेज किए और आपने सोचा हम कर देंगे, बट जब तक हमें उस एरिया की एनाटॉमी इन डेप्थ नहीं पता है, बहुत सेंसिटिव एरिया भी होता है, हमको उस एरिया को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेजर से टाइटनिंग आती है, बहुत सारी चीजों से टाइटनिंग होती है, पीआरपीज होती है उस एरियाज में, लेकिन किन केसेस को टच करना है, किन केसेस को टच नहीं करना है, ये एक उसकी पर्सनल गाइनी सजेस्ट करेगी तो बेटर है। एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर एक एस्थेटिशियन कर रहा है। तो मुझे जो भी लड़कियां देख रही हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि एस्थेटिक एक्सपर्ट हमारे साथ बैठी हैं सुरभि जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि वाइटनिंग तो फिर भी ठीक है, टाइटनिंग के लिए आप कभी भी एस्थेटिक डिपार्टमेंट में मत जाइए, फिलहाल उनके पास तो बिल्कुल भी मत जाइए जिनको नॉलेज अभी थोड़ा सा कम है। अच्छा सुरभि, बात की जाए इस टाइम जो चल रहा है बहुत ज्यादा माइक्रो नीडलिंग, ये किस एज में करानी चाहिए? और मतलब फेस में किस चीज के लिए होता है, क्या चीज इससे ठीक होता है? तो क्योंकि लोगों में मिथ ज्यादा है, लोगों को नॉलेज नहीं है, कहीं भी जा रहे हैं, सलून भी कर रहा है, मैं आपको बता दूं। तो मुझे बस कंसर्न ये है क्योंकि लड़कियों को नॉलेज होनी चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ जाना है, कब कराना है, किस एज में कराना है, किस चीज के लिए कराना है। और ये जो काफी लोग बोलते हैं पेनफुल बहुत होता है, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा लड़कियों को बताना चाहेंगी। कॉस्मेटोलॉजी पूरे स्पेशलिटी में, एस्थेटिक्स के स्पेशलिटी में, या जितना मुझे अभी तक इंफॉर्मेशन इस फील्ड के बारे में है, उसमें से मुझे लगता है माइक्रो नीडलिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट आई हैव एवर कम टू नो। फर्स्ट रीजन है कि मल्टीपल टारगेट्स को फेच करता है। बहुत सारी कंडीशंस में हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं एज एन एंटी एजिंग एजेंट, कि आपको उम्र ज्यादा लग रही है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, दाग धब्बे, पोर्स, वाइट पोर्स, बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट अनइवन टोन स्किन का, टाइटनिंग ऑफ स्किन, बहुत माइक्रो लेवल पे टाइटनिंग भी करता है। तो इसके इतने मल्टीपल एडवांटेजेस हैं कि इसको कई जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस एज में करना चाहिए? आई श्योरली डोंट रिकमेंड कि आप बहुत यंगर हैं, अभी सब आपका स्किन बहुत सारे चीज़ों से गुजर रहा है, बहुत बार अपने आप सेल्फ रिजुमिनेशन में जाता है, सेल्फ हीलिंग में जाता है। ग्रोइंग एज में नहीं, दे आर नॉट द राइट एज। पर कुछ एक्ने स्कार्स के केसेस में हम इसको रिकमेंड करते हैं, बट टाइप ऑफ स्कार मैटर करता है कि आपका डॉक्टर उसको पहले डायग्नोस करे कि आपका स्कार किस टाइप का है, किस तरीके के दानों की वजह से उस तरीके का स्कार हुआ है। हम उन कुछ कंडीशंस में, कुछ तरीके के स्कार की कंडीशन में हम माइक्रो नीडलिंग एडवाइस करते हैं। और मिथ क्या है इसकी? लोगों को लगता है अरे बहुत घाव हो जाता है, लाल हो जाता है, बहुत दर्दनाक होता है, फिर उसके बाद कितने दिन तक के लिए लाल रह जाता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटे, बहुत ही माइक्रो लेवल पे इंजरीज बहुत मोटर एडेड डिवाइस से करी जाती है, कंट्रोल्ड मैनर में करी जाती है, और विद इन आवर हील कर जाती है स्किन। अच्छा। स्किन इमीडिएट आपको बहुत टाइट, रिफ्रेश्ड फील देगी। 2 से 3 दिन बाद आपको अपनी न्यूअर, बेटर स्किन फील होने लगती है, और 3-4 सिटिंग के बाद आपको मजा आने लगेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट एज एन एंटी एजिंग थेरेपी। आई फील कि हर एक 35 प्लस लेडी को इसको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना। 35? हाँ, 35 प्लस। बिकॉज कई बार जब हम अच्छा केयर करते हैं और हम बहुत बढ़िया से अपनी स्किन मेंटेन करते हैं, तो कई बार हमें 30s तक भी कोई भी एस्थेटिक, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं है। बट धीरे 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 धीरे, जैसे रेगुलरली लोग फेशियल कराते हैं, रेगुलरली बहुत चीजें, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा आप नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स में भी जा सकते हैं, और 30-35 के बाद आप थोड़े से इस तरह के ट्रीटमेंट्स में अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। अच्छा, अगर कोई कर रहा है, कोई सेंटर, एस्थेटिक सेंटर जो माइक्रो नीडलिंग, हाँ, और 3-4 सिटिंग में भी आपको कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा फायदा नजर नहीं आ रहा है, उस केस में क्या? पहले तो हम किस पर्पस से कर रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं हम एक्ने स्कार में कर रहे हैं, गायब हो जाएगा,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या वहाँ एडवाइजेबल है, क्या वो ठीक हो सकता है, क्या बहुत ज्यादा दाग धब्बे वाले केसेस में एडवाइस कर दिया, क्या वो ठीक हो सकता है, तो वो तो मेरी एक्सपर्टीज या वो सॉरी डॉक्टर की एक्सपर्टीज होनी चाहिए जो प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसको इतना पता है कि इस केस में करना है कि नहीं करना। नहीं करना है। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशंस या स्किन टाइप जहां रिजल्ट डिलेड आएगा, नहीं आएगा, तो ये हमको पता होता है कि ये हमको, और कभी भी कोई एक सोलो सिंगल ट्रीटमेंट आपको 100% रिजल्ट नहीं देता है। देयर आर कॉम्बिनेशंस, आपको मेडिकेशन में भी जाना है, आपको अपने स्किन का केयर भी करना है, फॉलो अप भी करना है, ये थेरेपी के साथ साथ फॉलो अप पे कुछ और थेरेपीज भी एडवाइस की जाती है। तो देयर आर कॉम्बिनेशंस, जिन कॉम्बिनेशन में आप क्या पिक कर रहा है आपका एस्थेटिशियन या आपका प्रोवाइडर क्या पिक कर रहा है, आपके लिए बेस्ट क्या है, वो उसका स्मार्टनेस है। और यहाँ पे आती है नॉलेज भी कि आपने कितने सच नहीं, हाउ मेनी सच केसेस यू हैव ट्रीटेड सो फार। कुछ ऐसे केसेस है, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ स्किन डिसऑर्डर्स हैं। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जब कहते हैं कि आपके स्किन में किसी तरीके का कोई डिजीज नहीं है, तब आप इस तरीके के नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स या इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स के लिए, जो कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में आता है या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में आता है, आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपके स्किन में किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, कोई ऑटोइम्यून कंडीशन है, यू आर नॉट द राइट केस फॉर दिस, या आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीलिंग डिसऑर्डर है, तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इन ट्रीटमेंट्स को। आप ओवरऑल होलिस्टिक ट्रीटमेंट में बिलीव करिए, पहले अंदर से अच्छा हेल्थ करिए, देन गो फॉर सच ट्रीटमेंट्स। एंड एक्ने जब भी होता है, देयर इज ऑलवेज सम अदर रीजंस एज वेल। आपका गट हो सकता है, आपका हार्मोन हो सकता है, आपका एक्ने का बैक्टीरियल, वो सारी चीजें जब कंट्रोल होगी तब इस तरह के ट्रीटमेंट आपको फायदा करेंगे। अच्छा, आप ये भी कहना चाह रही हैं इसके साथ में कि विदाउट एनी मतलब जानकारी जो कर रहे हैं, हाँ, कमाने के चक्कर में, मैं कमाना ही बोलूंगी क्योंकि मुझे लगता है कमाने के चक्कर में वो कर रहे हैं। एक डॉक्टर जब सही राय दे रहा है तो मैं यही बोलना चाहूंगी, शायद वो कमाने के लिए कर रहे हैं। उनको एक बार आया, गला दबाया, पैसा निकाला, रख लिया और वो दोबारा आए चाहे ना आए। अरे भाई, सही काम कीजिए, मेरा भी यही कंसर्न है, सही कीजिए। नॉलेज नहीं है तो मत कीजिए। और दूसरी बात, सारी जांच करवाने के बाद, ब्लड जांच जहाँ पे जरूरत हो, जिस जांच की जहाँ पे जरूरत हो, उसके बगैर ना करवाइए जाकर। एक डॉक्टर बोल रहा है, एक्सपर्ट बोल रहा है, आप सभी लड़कियों से मेरी गुजारिश है, प्लीज इस बात को समझिए। सुरभि, बात की जाए टीनेज की, तो टीनेज में बड़ी सारी इनसिक्योरिटीज हैं और नॉलेज की भी कह लो कमी है। रील वीडियो देखकर, फोटो देखकर, मूवी देखकर वो लोग ज्यादा इफेक्टेड हैं कि जो आर्म पिट एरिया है, जो ये एरिया है, दोनों का शेड बराबर होना चाहिए। तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि एक शेड डार्कर ही होता है वो। तो आप इसको कैसे टीनेज को समझा सकती हैं, कैसे बताना चाहेंगी इसको? ये बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक रखा। टीनेज इनसिक्योरिटीज में बहुत चीजें आती हैं। हम जो भी ट्रेंडिंग देखते हैं कि आप ये सीरम लगा लो, वो चीज कर लो, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, अंडर आर्म्स को लाइट कर रहा है। अरे इसको तो हमारे वाइट करके बताएगा, वो बता रहा है। और एक प्रोडक्ट मैंने मंगा के लिटरली मैंने उसको घर पे टेस्ट किया कि इंस्टेंट वाइटनिंग का कुछ था। लिटरली मेरे फिंगर में, जिस फिंगर से मैंने लगाया उसमें बर्न हो गया। तो मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्ट्स को मैं मंगा के कई बार देखती हूँ कि आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं। और टीनेज का क्या है, जो हमारा क्राउड है, जैसे मेरी स्पेशलिटी जो नहीं है, मैं कहाँ से इंफॉर्मेशन लेती हूँ? यूट्यूब से लेती हूँ, नॉर्मल गूगल सर्च से लेती हूँ। अब थोड़ा सा और थोड़ा एडवांस अगर मैं कर लूँ अपने आप को, तो मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगी, मैं क्लॉट पे जाऊंगी, जेमिनी पे, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी जहाँ मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी और के ओपिनियन, किसी और के रिसर्च के बेसिस पे अपने आप को ट्रीट कर रही हूँ। तो कुछ चीजें हैं जैसे जो हमको घर में जनरल कॉन्वर्सेशन में रखना चाहिए। क्या? स्किन कलर, हमारी कुछ लोगों का, हमारा कॉम्प्लेक्शन कब नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल है, किन एरियाज का डार्कर होता है, किस एज में वो डार्कनिंग होने लगती है। जब हम प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं, हमारे इंटीमेट एरियाज में हेयर आने लगते हैं, हमारे हार्मोन चेंज होने लगते हैं। हार्मोन की वजह से हमारा एक मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजी है कि वहाँ पे पिगमेंट्स बढ़ने लगते हैं। तो क्या उन्हें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, या ओवर द टाइम, आफ्टर सम टाइम यू विल बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट योरसेल्फ, यू विल लाइक एवरीथिंग। ज्यादातर हम स्क्रीन में क्या देखते हैं? कोरियन स्किन, ग्लासी स्किन, ठीक है। कितना मेकअप लगता है, कितना एडिटिंग लगता है, कौन कौन से फिल्टर्स लगते हैं, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। हम हर चीज खूबसूरत जो दिखाते हैं, जरूरी नहीं हर एक इंसान, उनमें भी वो दिक्कतें हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, दे आर जस्ट कवरिंग इट अप।
because they are shooting for something, they are producting, they are just introducing the product. एग्जैक्ट। और कुछ लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, कोरियन पीपल आर गिफ्टेड सम काइंड ऑफ लाइक ब्यूटी, दे आर गिफ्टेड। कुछ लोगों के बाल बहुत खूबसूरत हैं, कुछ लोगों की स्किन बहुत खूबसूरत है, पर जो मेरा स्किन टाइप है उसका भी एक ब्यूटी टेम्परेचर है। की भी तो बात है, वहाँ का हमारा temperature। क्लाइमेट, हमारा रहन सहन, हमारा एरिया, हमारा बहुत खान पान के अलावा हमारा कई बार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का तरीका भी। तरीका। कई बार हमको कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता, बस हमने ट्रेंड फॉलो किया और वो बेसिकली हमारे मेलेनिन पिगमेंट्स को और हमारे स्किन को और डिटोरिएट कर रहा है। तो ये जानना कि कब ये एबनॉर्मल है बहुत जरूरी है। और ये कॉन्वर्सेशन होगा, आप घर में बैठकर बात करो, आप कॉन्वर्सेशन में लो कि यार ये नॉर्मल है। जैसे सैनिटरी नैपकिन्स का एप्लीकेशन बताते हैं, जैसे हम गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताते हैं, जैसे हम बॉयज को बताते हैं कि भाई कुछ चीजें नॉर्मल है, उनसे भी कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। उनका हेयर थिनिंग होने लगता है, वो स्ट्रेस में आते हैं, या नींद स्लीप साइकिल डिस्टर्ब, या उनकी प्यूबर्टी की भी एक डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनके स्किन पे, उनके फेशियल हेयर पे, या कई लोगों को दाढ़ी देर से आ रही है, मुस्टैचेस देर से हाँ। तो वो दे गेट वेरी यू नो कंसर्न अबाउट इट। तो ये सारी चीजें घर पे डिस्कस करने वाली बात है। और जो भी ट्रेंड में है, जो भी वायरल है, वो वायरल इसलिए है बिकॉज वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, बेच रहे हैं और उस जिसको पे पैसा खर्च किया है। मेरा मानना है कि किसी चीज में इतना जब हम पैसा खर्च करके कोई सामान बेच रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने आप बिकने लायक नहीं है। क्योंकि जो चीज वर्किंग है, जो चीज मेडिकली प्रूवन है, जो चीज हाई एंड है, आपको वो चीज इतनी इजीली अवेलेबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात सुरभि, जैसे आप डॉक्टर लाइन से हो तो आपको पता है कितने ऐसे ब्रांड हैं जिनका कभी एड ही नहीं आता। नहीं आता है, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है, जितने भी लेकिन कितने महंगे महंगे Exactly, ब्रांड हैं, आप लोग बहुत वही सारे। यूज करते हो। आप जो रील पे या वीडियो पे या एड पे जो देखते हो वो नहीं यूज करते हो। हम रिप्रेजेंटेटिव से, मार्केट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मंगाते हैं जो वाकई अपने आप को प्रूव कर चुके, बट उनका कोई ऐड नहीं ऐड आता, नहीं है। कोई मार्केटिंग नहीं है, वो आपको आपको ये चीज स्टोर्स पे नहीं समझनी मिलेंगे। चाहिए, लड़कियों को ये चीज बेसिकली समझनी चाहिए कि टीनेज कंसल्टेशन भी इम्पोर्टेंट है। जब आपको लगे कि आपके लेवल पे बात आपको समझ में नहीं, तो एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है पता meet a friendly dermat, meet a esthetician, meet a physician. Even a physician and pediatrician can talk to you guys and you can talk anything. And घर में भी you can be vocal. अच्छा सुरभि, इसी के साथ में टीनेज में एक और भी है, इनर थाइज एरिया भी डार्कर होता है एक शेड। और आर्मपिट की बात करें तो मैं इसको इसलिए नाम लेकर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों को लगेगा कि इसके बारे में बात नहीं की गई, मतलब ये ऐसे नहीं होता है। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा डिटेल में बता दो सबको, बच्चों हाँ, को। ये चीज है, जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनकी स्किन बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट सी हाँ। दिखती है और पूरा यूनिफॉर्म कलर होता है। पर जैसे जैसे हमारी एज होने लगती है, स्पेशली जब हम टीनेज की तरफ जाते हैं, प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं। सच है। हमारा ग्रोथ स्पर्ट क्रॉस हो चुका होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट लेवल पे ग्रोथ हो रही होती है, इंक्लूडिंग हॉर्मोन्स। कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं, फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन दोनों ही, जिसके वजह से हमारे बॉडी सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। तो वो जो बॉडी सिक्रीशंस होते हैं, जो हमारे बॉडी में जिन इंटिमेट एरियाज जो कवर्ड होते हैं, इनर थाइज एरियाज हो रही, आर्मपिट हो गया, ग्रोइन एरिया जो आपका, या यू नो जहाँ पे बहुत कवर्ड रहते हैं हम, समझ लीजिए कि आप अंडर आर्म्स जहाँ पड़ते हैं उनकी लाइनिंग पर आप देख लीजिए, वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से डार्कनिंग, निशान पड़ना, ये सब चीजें ओवर द टाइम हम देखते हैं कि ज्यादा विजिबल होने लगती है। और हमारा कंसर्न बहुत हो जाता है कि ये क्या कुछ पैथोलॉजी हमारा नहीं, आज के बच्चों का टीनेज का, ज्यादा। चलिए ठीक है, टीनेज का कंसर्न हो जाता है और एज अ पैथोलॉजी वो उसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है, ये कोई डिजीज है। हाँ। पर ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसको राइट टाइम पे थोड़ा सा एड्रेस नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम बन जाती है। आप लूज कपड़े पहनना शुरू करिए, आप एरियाज को थोड़ा सा क्लीन करना शुरू करिए, आप फ्रीक्वेंटली अंडरगारमेंट्स चेंज करना शुरू करिए। कई बार लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत समय तक आप वेट कंडीशन में हो, पर्सपायर कर गए, स्वेटिंग कर रहे हो, एंड देन फ्रिक्शन भी हो रहा है, आप पर्सपिरेशन गर्मी की वजह से, उस एरिया पे रबिंग की वजह से बहुत सारा चेंजेस आते हैं जो कि एक परमानेंट डार्कनिंग का कारण बनते हैं। अच्छा, रबिंग से तो होता है, हाँ, मैंने रबिंग नोटिस से किया है। होता है। और किसी भी तरीके का स्ट्रेस, किसी भी तरीके का यू नो फ्रिक्शन, ट्रॉमा, आपको बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, लाल होगी, पेनफुल होगी, सूजन होगी, एंड देन काली पड़ेगी। अच्छा सुरभि, बात की जाए मतलब सनस्क्रीन लगाने की, तो मुझे लगता है जो लाइट हमारे ऊपर ये जो पड़ रही है सूट में, ये भी काफी इफेक्टिव होती है ना। हाँ, फोटो एजिंग एक बड़ा मतलब नॉर्मल टर्म है, हैशटैग टर्म है। अगर हम आप सभी सर्च लड़कियां करें, फेस करते हैं हाँ, इसको।
लोगों का बड़ा एक परसेप्शन है या मिथ है कि भाई जब हम धूप में निकलते हैं तभी हमें सनस्क्रीन की जरूरत है, बट ऐसा नहीं है। डे लाइट अगर कहीं पे भी सन है तो हम मान के चलते हैं कि भाई सन हमको एक्सपोज, हम यूवी रेज को हो ही रहे हैं। हम obvious सी यूवी बात रेज है। फिल्ट्रेशन नहीं यूज करते हैं, हम एक्सपोज हो रहे हैं, तो सनस्क्रीन सनलाइट के हिसाब से हमको इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। रही बात इवनिंग की, कि हम रात में जब हम बहुत ब्राइट लाइट, मर्करी लाइट या ये जो फ्लैश लाइट्स होते हैं इनको एक्सपोज होते हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत होता है, तो भी हमको किसी ना किसी तरह से कंटिन्यूअसली लाइट में रहने की वजह से भी फोटो एजिंग हमारी होने की चांसेस रहते हैं। किसी भी तरीके की लाइट की वजह से हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। हम फोटो सेंसिटिव, जैसे आईज होती है वैसे स्किन भी होती है, तो हमारे स्किन में एजिंग के चेंजेस आते हैं, फाइन लाइंस आएंगे, पिगमेंटेशन भी होएगा, तो इससे भी हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आई मतलब प्रेफर हैविंग गॉगल्स एंड लाइक डार्क ग्लासेस इन नाइट, बिकॉज मेरी आंखें बोल गई हैं, वो कहती हैं मुझे प्रॉब्लम है इससे, तो मेरी स्किन बोल नहीं रही है बट उसको भी प्रॉब्लम, एग्जैक्टली मेरी तो स्किन को मतलब प्रॉब्लम आप है। ये कहना चाह रही हैं हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है, हम पे प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि आप किसी चीज को ट्रीट करने के फेज में जाने से अच्छा है प्रिवेंट करो। तो बचाओ। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रिवेंट योर सेल्फ। एंड मेरी आईज बोल रही है, मेरी आंखें थक गई, मैं नहीं देख सकती लाइट। अच्छा सुरभि, हम्म। जैसा कि पता नहीं कितने लोग जानते कितने नहीं है, मैं तुम्हारी परमानेंट क्लाइंट हूँ। आई कम हूँ ये बात अलग है, क्योंकि तुमने बहुत कम टाइम में मुझे रिजल्ट दे दिया। दो ही सिटिंग्स में मेरा मिलाजमा है, बेटा होने के बाद हुआ था, तुम्हें पता है। हाँ। और वो तुमने कम कर दिया, ना के बराबर हो गया था। मैं ही थोड़ा लापरवाही की, आपने बोला था अगर 3-4 बार और आ जाती आप तो शायद एकदम चला जाता, बट मैं आ नहीं पाई। बट मैं ये कहना चाहूंगी लोगों से कि मेरा मिलाजमा एकदम गया है, देखा इन्होंने, क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू। और सबसे मैं रेकमेंड करना चाहूंगी डॉक्टर सुरभि को कि आप लोग प्लीज आइए, काम ढंग का है। दूसरी बात ये, इनको अपना दुकान नहीं चलाना है, सही तरीके से चलाना है, चलाना भी है तो इनको सिर्फ सही देना है, पैसे कमाने नहीं बैठी हैं। ये जेन्युइन बोलती है जो बोलती हैं, और जो कर सकती हैं, जितना दे सकती हैं उतना ही बताती हैं। तो अभी इस पर मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहूंगी। ये बताइए, जिनके मिलाज में पिगमेंटेशन है, तो क्या ये अगर मैं आती या वो कोई आए तो क्या पूरी तरह से जाएगा या थोड़ा थोड़ा करके? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लेमन इंफॉर्मेशन तक ही सीमित रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। मेलाज्मा बेसिकली होता क्यों है? 2-3 कारण हैं जो ब्रॉडली सबको जानने की जरूरत है। एक, धूप से होता है। दूसरा, हार्मोनल चेंजेस से होता है, ज्यादातर मेनोपॉज की तरफ या प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। कई बार जब हम किसी तरीके के मेडिकेशन पे हो, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, या लॉन्ग स्टैंडिंग कोई क्रोनिक डिजीज है उसमें भी होता है। कई बार आप देखोगे डायबिटिक या इस तरह के क्रोनिक डिजीजेस वाले, उनको भी साइड से चीक बोन की साइड पे या कभी कभी आपको ईयर्स, टेम्पोरल एरिया में आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ डार्कनिंग हो रही है। तो ये जो एक पिक्यूलियर पैटर्न है जो इन सब चीजों से जुड़ी हुई है, हार्मोन, आपका एज, आपके एक्सपोजर टू सनलाइट, यूवी रेज, एंड देन कुछ मेडिकेशन या क्रोनिक डिजीजेस, ये इस पिगमेंटेशन को कारण है इसका, कि मेलाज्मा इन सारे कारणों से होता है। अब इसको ठीक किया कैसे जाता है, या ये ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बहुत ही कम तो aggressive हुआ होता है मेरा, बहुत 2 ही सिटिंग्स हाँ, में। बहुत ही अग्रेसिव पिगमेंट्स में माना जाता है। बहुत अर्ली टाइम में अगर आप इस चीज़ को एड्रेस कर लो तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन इसकी टेंडेंसी हमेशा होती है कि आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से ये रिकर करता है, और बहुत डीप सीटेड होता है, या डीप स्किन में जब पिगमेंटेशन होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको रिड्यूस करना। बट थोड़ा रिचुअली अगर आप फॉलो करो, थोड़े से इंस्ट्रक्शन, थोड़ा स्किन का केयर करो, थोड़ी सी विजिट थोड़ी सी रेगुलर रख लो अपने जिस भी प्रोवाइडर के पास आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली देयर इज रिजल्ट। प्रोवाइडर की बात की है तो मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगी, कई प्रोवाइडर दे नहीं पाते हैं, तो प्रोवाइडर की बात मत करना, जो सही दे पा रहा है उसकी बात की ये करना। भी आप सही करो, लेकिन ये लीजन ही, ये पिगमेंट ही स्टबर्न है, एक तरीके से बहुत जिद्दी मार्क है।
नहीं जाता हाँ, है। ये कई बार मैं इसको इसको लिबर्टी दूंगी कि ये करने वाले की भी हाथ में इतना रिजल्ट नहीं होता है, हाँ, नहीं होता है क्योंकि भाई। हम अंदर से इस चीज को डेवलप मैंने कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर को हाँ, दिखाया था बट मुझे कोई आराम नहीं मिला था। मैं 2 सिटिंग्स में मेरा काफ़ी कम हो गया है, ये सारा ग्रुप नहीं, जानता है। मैं ये कहूंगी आपकी स्किन थोड़ी सी अच्छी कंडीशन है, वो थोड़ी ब्लेस्ड हो, जिनमें जल्दी रिएक्शन आता है वो जल्दी रिकवर भी करते हैं। हुँ। जो लॉन्ग स्टैंडिंग चेंजेस आते हैं, बहुत लंबे समय बाद जिनमें चेंजेस होता है, वो उतना डिफिकल्ट होता है रिमूव करना। तो आपका मैं ये मानूंगी आपकी स्किन थोड़ा जल्दी रिएक्ट करने लगी। आपको जो 1-2 सिटिंग में हमने जो भी ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड किया था, मुझे लगता है कि आपने थोड़ा फ़ॉलो अप अच्छे से किया। आपने थोड़ा-सा घर पे भी थोड़ा बहुत केयर किया है, जिसकी वजह से आपका बहुत रिड्यूस हुआ था। तो यहाँ दोनों का ही वर्क लगता है कि जो लेने आया है ट्रीटमेंट और जो दे रहा है, वो दोनों लोग बहुत मैं कोऑपरेट सच करते बताऊँ, हैं मैं तभी झूठ होता तो है। नहीं बोलूँगी, मैं घर पे तो मैंने कम ही किया, मैं तुम पर ही डिपेंडेंट थी। बट नहीं, थैंक यू सुरभि, हाँ, ठीक है। इतने सारे हाँ, मिथ को सही से समझाने के लिए, क्या मिथ है, क्या सच है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या सही है हमारे लिए, क्या नहीं सही है, टीनेज के लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, सही से बताने के लिए थैंक यू सो मच यू सुरभि, वेलकम। अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच।